हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मैं हूं नंदिनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, जिसमें जो एनपीएस होते हैं उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स के बारे में बताया गया है कि कैसे वो कितने ज़्यादा लीगली बाइंडिंग होंगे और कब उनको कैंसिल किया जा सकता है। क्योंकि टाइम एंड अगेन देखा जा रहा है कि जो पब्लिक ऑक्शंस होते हैं उन पे सवाल उठाते हैं बोरोअर्स एंड इवन जो बायर्स होते हैं कभी कभार वो। एंड इसी एस्पेक्ट में जो हमारा उच्च न्यायालय है वो लेकर के आया है कुछ गाइडलाइंस जो कि हमें पता होनी चाहिए एज यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट्स, क्योंकि जो लीगल एस्पेक्ट है इन सारे लॉज से जुड़ी हुई वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप इस सेशन के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम सरफेसी लॉ को भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेसिकली 2002 में आया था, जो कि इन सारी एस्पेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली डील करता है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन सारे बच्चों के लिए जो 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कि अनअकैडमी बेसिकली आप सबके लिए लेके आया है प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम, जिसमें आपको मौका मिलता है टॉप एजुकेटर से अपने डाउट रेजोल्यूशन करवाने का और साथ ही साथ जो पूरा सिलेबस है जीएस और सीसैट का उसको कवर करने का। आपको 20 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट भी मिलते हैं और कंप्लीट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो अगर आप ऐसे हैं या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो 2025 प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा परेशान है, तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को उनको रेफर कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स हैं और ये जो बैच है वो 16 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के अभी प्लेटफॉर्म पे जाइए और जब आप साइन आउट कर रहे हो तो यूज़ कीजिए कोड NST Live, क्योंकि जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे वैसे ही जितने भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल आपके बेनिफिट्स हैं वो आप अवेल कर पाएंगे एंड हम इंश्योर कर पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो कम से कम दामों में हो। अब वापस आते हैं हमारे पूरे मुद्दे पर जो कि अभी डिस्कशन का पात्र है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक ऑक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा है कि जो पब्लिक ऑक्शंस हैं वो लीगली बाइंडिंग होंगे और उनको लीगल प्रोसीडिंग से ही फॉलो किया जाना पड़ेगा। यानी कि जो पूरा प्रोसीजर जो सरफेसी लॉ और एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया गया है उसी के अकॉर्डिंग सबको चलना पड़ेगा, फिर चाहे वो बोरोअर हो, लेंडर हो या बायर हो। इसी के चलते एक और चीज़ बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर पब्लिक ऑक्शन होता है और आप चाहते हैं कि वो कैंसिल हो जाए तो उसके सिर्फ कुछ ही मैंडेट्स होते हैं, जिसमें कि स्पेसिफिक कंडीशन लाइक फ्रॉड या मटेरियल इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट करनी चाहिए कि तभी आप कॉल आउट कर सकते हैं कि जो पब्लिक ऑक्शन किसी भी असेट का बेसिकली किया जा रहा है आप उसको हटाएं या आप उसको नल एंड वॉइड करार दे दें। वरना जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी कि एक जो पब्लिक ऑक्शन था उसमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने उस ऑक्शन्ड मटेरियल को खरीदा है, तो रजिस्टर होते ही उसके नाम पे ये जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड ये जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्कशन होगी एंड इस पे और कोई फर्दर डिस्कशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसीडिंग होगी वो एज सच काफ़ी ज़्यादा लीगली बाइंडिंग होगी। ये बेसिकली जो जजमेंट आया है वो आया है 2 केसेस को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कि पहला केस जो है वो है VS पलनीवियल वर्सेस पी श्रीराम का केस, जो कि 2024 का केस है और इसके साथ कोट किया गया है सेल्यर LLP वर्सेस मिस सुमति प्रसाद बाफना का केस, जिसमें क्लियरली बोला है कि कोई भी छोटे मोटे इरेगुलरिटीज़ या कोई छोटे मोटे क्रक्स की वजह से, यानी कि अगर कोई भी प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हैं या फिर कोई छोटा पूरा हेर फेर है इधर उधर, तो उसकी वजह से हम किसी भी पब्लिक ऑक्शन को कैंसिल नहीं करेंगे। जो NPA है उसको रिकवर किया जाएगा एट ऑल टाइम्स अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही बड़ा फ्रॉड है जो किया गया है उस NPA द्वारा या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो छिपाई गई है। एंड इसी एस्पेक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी वो आई और उन्होंने कहा कि कोई भी टाइप की डिस्क्रिपेंसी जो है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी एंड पब्लिक ऑक्शन हमेशा लीगली बाइंडिंग और वैलिड होंगे इन ऑल केसेस। इसी के साथ साथ एग्जाम्पल भी दिया गया इन सारे केसेस के अगेंस्ट कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली पिछली कोई प्रोसीडिंग्स में ये कहा था कि जो सरफेसी एक्ट है उसको नहीं मानते हुए जो छोटी बहुत इरेगुलरिटीज़ हैं उसके
चलते जो पब्लिक प्रोसीडिंग्स थी, जो पब्लिक ऑक्शन था, उसको कैंसिल आउट कर दिया एंड इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो पूरा रिवर्स कर दिया ऑर्डर कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो पब्लिक प्रोसीडिंग्स हैं और जो एनपीए का रिकवरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइम एंड अगेन मैं काफ़ी ज़्यादा एक एक्ट के बारे में नाम ले रही हूँ, सरफेसी एक्ट। ये एक्चुअल में है क्या, ये 2002 में क्यों आया? तो अगर हम सरफेसी एक्ट या फिर SARFAESI एक्ट को डिस्कस करें जो कि 2002 में आया था, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की। तो ये जो एक्ट है वो है हमारा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, जो कि क्यों बनाया गया था? जो कि बनाया गया था ऐसे लॉज बनाने के लिए जिससे कि जो भी बैंक्स या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो सेल कर सकते हैं वो सारे असेट्स जो कि बेसिकली एज अ सिक्योरिटी बोरोवर रखता है, कि जब भी अगर मैं लोन जो है वो रीपे नहीं कर पाऊँ तो आप रिकवर करने के लिए ये जो मेरी असेट है जिसको मैं आपको एज अ गारंटी रख रहा हूँ, आप मुझसे बिना पूछे जो है बेच सकते हैं। अब ये जो एक्ट है वो टेक्निकली एकदम से एक्ट आउट नहीं करता कि एनपीए होते साथ ही जो है आपकी जो कैटेगरी ऑफ गुड है आप उसको सेल करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होता। करीब 60 डेज का टाइम दिया जाता है जो बोरोवर है उसको लोन को रीपे करने के लिए, और ये जो एक्ट है बेसिकली वो लगता है उन सारे लोन्स पे जो कि 1 लाख से बड़े हैं। तो जैसे ही आपका जो लोन है वो 1 लाख की वैल्यू को क्रॉस करेगा वैसे ही ये एक्ट उस पर लगना स्टार्ट हो जाएगा, एंड अगर आप रीपे नहीं कर पाते हैं तो आपकी असेट को सेल आउट कर दिया जाएगा टू रिकवर द मनी जो आपने बोरो किया था और आप नहीं दे पा रहे। हालांकि इसकी भी कई सारी चीज़ें हैं जो ऐसा एग्जिस्ट करती हैं जिसमें जो बोरोअर है वो अपीलेट जो ट्राइब्यूनल होता है उसमें अपील कर सकता है कि ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस मैं नहीं दे पा रहा हूँ पैसे वगैरह। बट देन अगेन इन क्रक्स ये एक्ट एग्जिस्ट करता है जो कि एनपीएस को रिकवर करने में बैंक्स की और जो कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी हेल्प करता है। अब ये जो एक्ट है वो 2002 में बेसिकली क्यों आया, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो पहले जो था वो ये जो पूरा एक्ट था वो एग्जिस्ट नहीं करता था, जिसके चलते ये जो पूरी परिस्थिति थी जिसमें एनपीएस को बेचने की बात की जाती थी वो कोर्ट के ऑर्डर के साथ जाती थी। अब क्योंकि वो कोर्ट के ऑर्डर के साथ जाती थी तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो डील करने के लिए एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर बन जाता था, एंड इस प्रोसीजर को बेसिकली कट शॉर्ट करने के लिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स हैं वो अब बाईपास करती हैं कोर्ट को, एंड इस एक्ट के अंतर्गत जो रिकवरी है वो बेसिकली एट अ फास्टर रेट निकाली जा सकती है। क्योंकि देखा गया था कि जब कोर्ट्स को इंटरवीन किया गया था तो एक तो कोर्ट्स का भी बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, एंड उसके साथ जो पूरी एक तरीके से जजमेंट तक पहुंचने की पूरी परिस्थिति होती थी या जो पूरी टाइमिंग होती थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसके चलते बैंक्स का जो इन्फ्लेशन वाला क्राइटेरिया था उसमें लॉस देखने को मिला, एंड उस पर्टिकुलर असेट के बेचने का भी एज सच कोई मतलब नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था एज सच, जिससे कि ऐसी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील किया जा सके। अब अगर मैं आपको एक प्रोसीजर के बारे में बताऊं कि एक्चुअल में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, तो बेसिकली जो बोरोअर होता है वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ओरिजिनेटर को या फिर जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे वो लोन ले रहा है, और ये जो लोन करता है जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हेल्प या फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं बोरोअर को। उसके बाद क्या होता है कि जो असेट होती है उसको ट्रांसफर किया जाता है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, और ये जो कंपनी होती है वो बदले में कैश देती है हमारे बैंक को, जिससे जो सिक्योरिटी है उसका हम यूसेज देख पा रहे हैं कि कैसे जो सिक्योरिटी सबमिट की थी एक इंडिविजुअल में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है टू रिकवर दी असेट या टू रिकवर दी अमाउंट जो एज सच बोरोअर नहीं दे पाया ओरिजिनेटर को। जो असेट कंपनी होती है वो खोज के लाती है एक क्वालिफाइड बायर, और बायर असेट कंपनी को कैश देता है और असेट कंपनी जो है वो सिक्योरिटी रिसीप्ट्स देती है बायर को, एंड दैट्स हाउ ये जो पूरी प्रोसेस है वो एज सच प्रोसीजरली करेक्ट तरीके से यानी कि अपने जो तरीके हैं स्टेप बाय स्टेप उससे एकदम सही तरीके से फंक्शन करती है, एंड ऐसे ही ये जो पूरा एक्ट है वो एग्जिस्ट करता है जो कि इंश्योर करता है कि एट ऑल लेवल्स जो है ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो एंड किसी को किसी प्रकार का लॉस भी ना हो, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बैंक
ऑल्दो लोन तो दे देता है बट उसको रिकवर करना भी एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर एनपीएस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी जो कंट्री है वो एट द एंड सफ़र करेगी ऑन द इकोनॉमिक्स ग्राउंड, जिसकी वजह से एज सच ये जो एक्ट्स है वो इंट्रोड्यूस किए एंड हमें एज एस्पिरेंट्स ऑफ कोर्स इनके बारे में पता होना चाहिए ताकि हम अपने आंसर में इंटीग्रेट कर पाए कि जो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो लोन रिकवरी के एजेंट्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, या हमारी जो पूरा वर्किंग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या क्या ऐसी चीज़ें इंटीग्रेट की हैं अपनी फंक्शनिंग में जिससे ये जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं जो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं वो ईज आउट होती हैं। एंड हेंस आज हमने लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पर इसके बारे में डिस्कशन किया क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा मेंस हैवी टॉपिक है एंड आपको ये एट ऑल टाइम्स पता होना चाहिए जिससे कि आप अपने आंसर्स को एक एज प्रोवाइड कर पाए। एंड इफ दैट वॉज द केस कि आपको ये जो पूरी सिचुएशन थी वो समझ में आई हो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप जो है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहीं पे आपको सारी रीसेंट अपडेट्स जो हैं वो उपलब्ध हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं नंदिनी आज के इस सेशन को विराम देती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।